नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 जीवों में श्वसन। बोझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र बस स्टॉप पर पहुंचना चाहता था ताकि उसे स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चलने लगी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बोझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगा। हम श्वसन क्यों करते हैं? अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि हम सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के द्वारा बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करती है, कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते और बढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जल ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विघटित होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु में अनुपस्थित में जीवित रह सकते हैं। ऐसे में अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड से विघटित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने या कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसे स्थितियों में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होता है? ऐंठन तब होता है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विघटन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों के ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने से हमें ऐंठन से आराम मिलता है। श्वसन। अपने नथनों और मुंह को कस कर बंद कर लीजिए। घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाते हैं? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब आप अपनी सांस को रोके रख सकें। अतः अब आप यह जानना चाहेंगे कि आप सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना है। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर से अंदर लेना, अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। यह सतत प्रक्रम है जो जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन या पर्याप्त होता रहता है। कई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास करता है वह उतनी बार श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वासन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वसन अथवा सांस अथवा अर्थ, एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वासन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे?
क्रियाकलाप 6.2 समानता में आराम आभास नहीं होता है कि हम श्वसन करते रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए। पता कीजिए आप एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वासन करते हैं? आप तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद ही फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अब निष्कर्षों की सारणी 6.1 में लिखित और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की दर से करिए। क्रियाकलाप 6.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बस बता सकते हैं कि क्रियाकलाप के श्वसन दर सबसे कम और किसमें अधिक होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में व्यक्त कीजिए। हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए हम श्वसन की क्रिया भी जानते हैं। सामान्यतः हम अपने घुटनों नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर फेफड़े फुसफुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते 6.4 वक्ष गुहा पार्श्व पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्य कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर बाहर की ओर गति करती हैं। डायाफ्राम के नीचे की ओर गति करना है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वासन के समय पसलियों से नीचे की ओर अंदर की ओर जाती हैं जबकि डायाफ्राम ऊपर से नीचे की और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। 6.5 अपने शरीर में इन गतिविधियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने हथेली पे उदर पर रखिए। उदर की गति को अनुभव कीजिए। क्या आप पाते हैं? यह जान लेने के बाद कि श्वसन दौरान वक्ष गुहा अमाप परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चे सीना फुलाते समय स्पर्धा में व्यक्त करते हैं। प्रत्येक दावा करते हैं कि वह सीने का सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों यह आप इस क्रिया में कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। 6.4 एक गहरी सांस लीजिए। मापन फीते से वक्ष का मापन लीजिए। इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्थापित होने पर वक्ष का माप कीजिए। बताइए कि सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। क्रियाकलाप 6.5 प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंद को काट कर अलग कर दीजिए। वायु से आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिसके यह नली आसानी से निकाल जाए। नकली के शक्ति सिरे पर 2 गुब्बारे लगा दीजिए। नली के चित्र 6.7 अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए। उसे इस प्रकार सील करिए कि वह वायुरुद्ध हो। जल बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़े में होने वाले पसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार के नीचे की ओर खींचिए। गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए। गुब्बारे को देखिए। क्या आपको गुब्बारे में कोई परिवर्तन दिखाई देता है?
इस मॉडल से गुब्बारे अंक को प्रदर्शित करते हैं। रबर की परत किससे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो सकेंगे। हम उच्छ्वासन से बाहर क्या निकालते हैं? 6.6 कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिससे कर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो कांच या प्लास्टिक की बोतल लें। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूना पानी डालें। प्लास्टिक की एक स्टर नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्टर के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? क्या आप अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वासन करते हैं। वह गैसों का मिश्रण होती है। हम उच्छ्वसित करते हैं। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा, अगर आप दर्पण के अगले उच्छ्वास छोड़ते हैं तो वह आपके सतह धुंधली दिखाई देती है। या नमी के कारण जल के बिंदु कण कहाँ से आते हैं? अन्य जंतुओं में श्वसन हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों में जंतुओं के विपक्ष हुआ में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे श्वसन अंग होते हैं। आइए पता करते हैं। काकरोच के शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वसन रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जल बिछा होता है जो श्वसन प्रणाल या वात कहलाते हैं। ऑक्सीजन समुद्र वायु रंध्र से श्वसन वाले नलों में जाकर शरीर में ऊतकों को विकसित करती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नलों में आती है और श्वसन रंध्रों से बाहर निकल जाती है। केंचुआ कक्षा 6 में अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि केंचुए अपनी त्वचा में श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होता है। इससे गैस का आवागमन आसानी से होता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे में जीव जो जल में रहते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं? अपने कक्षा 6 में मछलियों के क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। यह सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु के ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विघटन करने के लिए किया जाता है। पादप के प्रत्येक अंग वायु के स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। प्रमुख शब्द: अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन दर, कोशिका श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वासन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन रंध्र, श्वसन प्रणाली। आपने क्या सीखा? अभ्यास